बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। अभी आपके बीकॉम सेकेंड ईयर के इनकम टैक्स के सिलेबस में अपना पाठ्यक्रम तीसरे शीर्षक तक इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन तक आपको पढ़ा दिया गया है। इसके लिए आपको पीडीएफ और वीडियो और असाइनमेंट्स मैंने आपको व्हाट्सएप के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए भेजी हैं। वो आपने भली भांति देख ली होंगी, सुन ली होंगी, पढ़ ली होंगी और अब तक के सारे नियम आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। विद्यार्थियों, अभी महाविद्यालय में फाइनल ईयर्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के। कोरोना महामारी की वजह से जो स्थगित हो गए थे, तो इसकी वजह से अपने अध्ययन में बीच में ये इंटरप्शन आ गया था, बाधा आ गई थी, क्योंकि बीच बीच में परीक्षाएं में ड्यूटी लग गई, तो आपको मैं लेक्चर और पीडीएफ लिए नहीं भेज पाया। आज परीक्षा से, ड्यूटी से आज मैं वंचित हूँ आज के दिन, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए आज वीडियो बना दिया जाए और आपको पीडीएफ भी भेज दी जाए। तो अगला जो अपना पाठ है वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, चौथा शीर्षक, फोर्थ हेड्स ऑफ इनकम। देखो, आय के 5 शीर्षक मैंने बताए थे आपको। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये अभी आपका चौथा जो शीर्षक है आय का, पूंजीगत लाभ, पूंजी लाभ, कैपिटल गेन्स। देखो, पूंजी लाभ क्या होते हैं कि किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले लाभ को पूंजी लाभ कहते हैं। किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले लाभ को पूंजी लाभ कहते हैं। इफ द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, इफ देयर इज एनी गेन, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। यानी कि जो पूंजी लाभ है, पूंजी लाभ होने के लिए दो चीजों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? एक तो पूंजी संपत्ति, कैपिटल असेट, और दूसरा हस्तांतरण, ट्रांसफर। यानी पूंजी लाभ तभी होगा जब आप किसी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण करेंगे। अब बात निकल के आती है कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर का जो प्रावधान है उसमें किनको कैपिटल असेट्स, कौन सी चीजों को कैपिटल असेट्स माना गया, पूंजी संपत्ति माना गया है, ये आपको समझना होगा। और दूसरा जो हस्तांतरण है, ट्रांसफर, उसमें कौन से व्यवहारों को सम्मिलित किया गया है, ये भी आपको भली भांति विस्तार से समझना होगा। तो दो चीजों का फोकस आपको इस चैप्टर में समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि पहली बात तो ये आपको ये दिमाग में बैठना चाहिए कि पूंजी लाभ कब होगा? किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले लाभ को पूंजी लाभ है। पहली बात तो ये। अब बात आती है कि पूंजी संपत्ति में कौन कौन सी चीजों को सम्मिलित किया जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल असेट्स। और दूसरा, हस्तांतरण से क्या अभिप्राय है, मीनिंग ऑफ ट्रांसफर। क्योंकि इसमें होता क्या है कि आपने किसी संपत्ति का हस्तांतरण तो किया और हस्तांतरण की परिभाषा में वो ट्रांजैक्शन आ गया, लेकिन जो चीज हस्तांतरित की गई है वो पूंजी संपत्ति नहीं थी, तो पूंजी लाभ नहीं होगा। या कई बार ऐसा होता है कि जो संपत्ति आपने ट्रांसफर की वो पूंजी संपत्ति है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो हस्तांतरण की परिभाषा में नहीं आता है, तो भी पूंजी लाभ नहीं होगा। तो पूंजी लाभ होने के लिए दो चीजों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो पूंजी संपत्ति होना जरूरी है, और फिर हस्तांतरण व्यवहार जो है वो हस्तांतरण की परिभाषा में आना जरूरी है, तभी आपको पूंजी लाभ होगा।
और इसके अलावा जो दूसरे पॉइंट्स हैं पूंजी लाभ का पूंजीगत लाभ कब कब टैक्सेबल होगा, तो इसके लिए देखो एक तो क्या है, पूंजी संपत्ति का होना जरूरी है, व्यवहार हस्तांतरण की परिभाषा में आना जरूरी है, और ऐसा हस्तांतरण गत वर्ष में होना चाहिए। जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसमें ऐसा हस्तांतरण होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो भी आपका प्रीवियस ईयर है उस प्रीवियस ईयर में ऐसा हस्तांतरण हुआ है। तो आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2019-20। ठीक है, यानी संपत्ति का पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में हुआ है, तब पूंजी लाभ होगा। और इसमें जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि उक्त संपत्ति के हस्तांतरण से लाभ होगा, तभी तो पूंजी लाभ होगा। और फिर इसमें क्या है कि पांचवा पॉइंट ये है, उक्त लाभ धारा 54, 54B, 54ED, 54EC, 54F, 54G, 54GA या 54GB के अंतर्गत करमुक्त नहीं होना चाहिए। जो ये धाराएं मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो 5 चीजें हो गई, पूंजी संपत्ति होना, हस्तांतरण की परिभाषा में होना, हस्तांतरण गत वर्ष में होना, और हस्तांतरण से लाभ होना, और ये जो धारा 54 में जो करमुक्तियां हैं इनकी करमुक्ति का न होना, तभी आपको पूंजी लाभ होगा। अच्छा, अब क्या है कि ये आपका चौथा शीर्षक है, 5 शीर्षकों में चौथा शीर्षक है। तो इसमें आपको अभी क्या हुआ है कि आयकर के प्रावधानों में पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले लाभों को ज्यादातर पूंजी लाभ माना जाता है, लेकिन इसमें कुछ नई बातें जोड़ दी गई हैं। क्या नई बातें जोड़ दी गई हैं कि बीमा कंपनी से प्राप्त राशि किसी पूंजी संपत्ति के निम्नलिखित कारणों से नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त होने पर बीमा कंपनी से कोई राशि अथवा संपत्ति प्राप्त होने पर होने वाला लाभ भी पूंजी लाभ माना जाएगा। पहले ये शामिल नहीं था, अब नया सम्मिलित कर दिया गया है। और उस गत वर्ष की आय मानी जाएगी जिस गत वर्ष में ऐसी राशि अथवा संपत्ति प्राप्त होती है बीमा कंपनी से, इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला है। जनरली आपने देखा है कि बाढ़ है, तूफान है, भूचाल अथवा कोई अन्य प्राकृतिक आपदा है, दंगे अथवा नागरिक अशांति है, दुर्घटना, आग अथवा विस्फोट, किसी शत्रु देश की कार्रवाई, चाहे युद्ध घोषित हो, अथवा इसमें अगर कोई नुकसान होता है तो बीमा कंपनी से अगर आपको कोई कंपनसेशन मिलता है तो उसमें उसको भी पूंजी लाभ माना गया। कंपनी के समापन पर प्राप्त राशि, दूसरा पॉइंट, किसी कंपनी के समापन पर अंशधारियों को अंशों के बदले में मिलने वाली राशि में से गर्भित लाभांश घटाकर शेष राशि को पूंजी लाभ माना जाएगा। ये नई चीज अब पूंजी लाभ के चैप्टर में जोड़ी गई है। पहले तो क्या कि पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले लाभ को पूंजी लाभ कहते थे, अब इसमें बीमा कंपनी से प्राप्त राशि भी कैपिटल गेन हेड में आ गई, कंपनी के समापन प्राप्त राशि ये भी कैपिटल गेन हेड में आई है, और कंपनी द्वारा अपने अंश क्रय करने पर अंशधारियों द्वारा प्राप्त राशि, यदि कोई कंपनी अपने स्वयं के अंश अथवा अन्य निर्धारित प्रतिभूतियां क्रय करती है तो ऐसे अंशधारकों अथवा प्रतिभूति के धारकों को ऐसे अंशों अथवा प्रतिभूतियों के विक्रय पर प्राप्त प्रतिफल से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है। अब इसमें बात ये आती है कि पूंजी संपत्ति का होना, संपत्ति का हस्तांतरण होना, हस्तांतरण गत वर्ष में होना, उक्त संपत्ति के हस्तांतरण से लाभ होना, और उक्त लाभ धारा 54 की जो विभिन्न प्रकार की धाराएं हैं उसमें करमुक्त न होना, ये 5 चीजें होंगी तो कैपिटल गेन आपको होगा। अच्छा, अब देखिए पूंजी संपत्ति का क्या अर्थ है। पूंजी संपत्ति, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल असेट। पूंजी संपत्ति में सभी प्रकार की संपत्तियां सम्मिलित हैं, चाहे वे करदाता के व्यापार अथवा पैसे से संबंधित हो अथवा न हो। इस प्रकार पूंजी संपत्ति में चल अथवा अचल, व्यापारिक अथवा गैर व्यापारिक सभी प्रकार की संपत्तियां सम्मिलित हैं। इसमें वे प्रतिभूतियां भी सम्मिलित हैं जिससे विदेशी विनियोग संस्थान, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भारतीय
प्रतिभूति विनिमय मंडल सेबी के नियमानुसार क्रय की हैं, यानी इन सबको पूंजी संपत्ति माना गया है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो कैपिटल असेट्स की परिभाषा तो दे दी इन्होंने, अब इसमें जो अपवाद बताए हैं कि इन चीज़ों को पूंजी संपत्ति नहीं माना जाएगा, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। वैसे तो सभी प्रकार की चल अचल व्यापारिक गैर व्यापारिक है नहीं, इनको पूंजी संपत्ति की परिभाषा में लिया है, लेकिन आपको क्या करना है कि इसके जो कैपिटल असेट्स के एक्सेप्शंस जो हैं अपवाद, उनको आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि इनको पूंजी संपत्ति नहीं माना गया है। कौन कौन सी चीज़ें? जैसे व्यापारिक स्टॉक, भाई जो आपके दुकान में या शोरूम में जो सामान बिकने के लिए आपने जो रखा हुआ है, उसके हस्तांतरण से होने वाले लाभ को पूंजी लाभ नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो व्यापारिक स्टॉक है उसको कैपिटल असेट्स नहीं माना जाएगा, वो कैपिटल असेट नहीं है। तो कैपिटल असेट्स नहीं है तो उसको ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल गेन भी नहीं होगा। तो व्यापारिक स्टॉक जो है उसको कैपिटल गेन नहीं होगा। जैसे भाई सुनार की दुकान में जो ज्वेलरी की जो दुकान है उसमें ऑर्नामेंट्स रखे हुए हैं बिक्री करने के लिए, तो वो कैपिटल असेट नहीं है। शोरूम में मारुति के शोरूम में गाड़ियाँ खड़ी हैं, टाटा के शोरूम में गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो वो भी कैपिटल असेट नहीं है। तो व्यापारिक स्टॉक को कैपिटल असेट्स नहीं माना गया। कैपिटल असेट्स अगर नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं होगा। फिर निजी प्रयोग की चल संपत्तियां, आयकर अधिनियम में प्रावधान बनाते समय माननीय कोमल भावनाओं तथा संवेदनशीलता का परिचय दिया है। अतः पहनने के जैसे कपड़े हैं, फर्नीचर हैं, परिवार के सदस्यों की उपयोग की वस्तुएं हैं तथा नितांत घरेलू चल संपत्ति को पूंजी संपत्ति की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। लेकिन इसमें आपको क्या है कि जो ज्वेलरी है, आभूषण, जो ज्वेलरी आभूषण है, ऑर्नामेंट्स हैं, उनको पूंजी संपत्ति माना गया है, चाहे वो स्वयं के पर्सनल पहनने के हो। तो निजी प्रयोग की जो चल संपत्तियां हैं उसमें अन्य जो घरेलू चीज़ें हैं वो तो पूंजी संपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट है, कोई कीमती धातु है, हीरे जवाहरात हैं, तो उसको पूंजी संपत्ति माना गया है। अच्छा, इसमें जैसे आपने देखा घड़ी है, टेलीविज़न है, स्कूटर, कार, अलमारी, पलंग, रसोई के बर्तन, कुकिंग रेंज, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल आदि निजी उपयोग की चल संपत्तियां पूंजी संपत्ति की परिभाषा में नहीं आती है। इनके हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो आपके व्यक्तिगत में जो ज्वेलरी है उसको पूंजी संपत्ति माना गया है। अच्छा, फिर दूसरी बात आती है कि जो आपके ज्वेलरी है वो चाहे किसी कपड़े में, किसी फर्नीचर में भी अगर जड़ी हुई है, अगर उसको लगाया हुआ है, तो वो उतना हिस्सा जो मूल्यवान चीज़ जो ज्वेलरी लगी हुई है वो पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। अब ऑर्नामेंट्स में क्या है? सोना, चांदी, प्लेटिनम, अन्य किसी मूल्यवान धातु या इनके सम्मिश्रण से बने हुए आभूषण, चाहे उनमें कोई मूल्यवान पत्थर हो जैसे हीरा है, नीलम है, अथवा नहीं हो, यदि ये पहनने के वस्त्रों में भी लगे हैं तब भी पूंजी संपत्ति माना जाएगा। मूल्यवान तथा अर्ध मूल्यवान पत्थर, चाहे वे किसी फर्नीचर, बर्तन अथवा किसी अन्य चीज़ के साथ जुड़े हों अथवा नहीं, किसी पहनने के वस्त्र के साथ मिले हो अथवा नहीं, प्रत्येक परिस्थिति में पूंजी संपत्ति माना जाएगा। अच्छा, प्राचीन वस्तुओं का संग्रह, प्राचीन वस्तुओं, चित्रकारी, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तियाँ व अन्य कला कार्य पूंजी संपत्ति में सम्मिलित किया गया है, अतः इनके हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजी लाभ माना जाएगा। कर निधान वर्ष 2008-9 से शुरू हुआ है। प्राचीन वस्तुएं, चित्रकारी, ड्राइंग एंड पेंटिंग, मूर्तियां व अन्य कला का कार्य कर निधान वर्ष 2008-9 से पूंजी संपत्ति में सम्मिलित किया गया है, तो इसके हस्तांतरण से उत्पन्न लाभ पूंजी लाभ माना जाएगा, इसको पूंजी संपत्ति माना गया है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि, शहरी क्षेत्र नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि भूमि है उसको पूंजी संपत्ति नहीं माना गया है। ग्रामीण क्षेत्र कौन सा है? नगर पालिका की सीमा से बाहर का जो एरिया है उसको ग्रामीण क्षेत्र बोलते हैं।
ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि उसको पूंजी संपत्ति नहीं माना गया। शहरी क्षेत्र के अंदर जो नगर पालिका की नगर निगम की सीमा में जो एरिया है वो उसको तो पूंजी संपत्ति माना गया है, और ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि को पूंजी संपत्ति नहीं माना गया है। अच्छा, इसमें निम्नलिखित कृषि भूमि पूंजी संपत्ति मानी जाती है, इसके हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजी लाभ कर योग्य है। अब इसमें शहरी क्षेत्र वाली जो भूमि वो मैंने आपको बताया कि कृषि पूंजी संपत्ति मानी जाती है, उसके हस्तांतरण से होने वाला पूंजी लाभ होगा। जैसे आप प्लाट शहर में बेचते हैं तो आपके पूंजी लाभ होगा। अच्छा, अब स्वर्ण बॉन्ड्स एवं विशेष धारक बॉन्ड्स। केंद्रीय सरकार द्वारा निर्गमित निम्नलिखित स्वर्ण बॉन्ड्स पूंजी संपत्ति नहीं माने जाते हैं, अतः इनके हस्तांतरण से होने वाले पूंजी लाभ कर योग्य लाभ नहीं है। 6.5% स्वर्ण बॉन्ड 1977 है, 7% स्वर्ण बॉन्ड 1980 है, राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बॉन्ड 1980 है, विशेष धारक बॉन्ड 1991 है, स्वर्ण जमा बॉन्ड्स 1999 है। अच्छा, अब उसके अलावा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 के अंतर्गत निर्गमित प्रमाण पत्र उपरोक्त वर्णित संपत्तियों को पूंजी संपत्ति नहीं माना गया है, अतः इनके हस्तांतरण से होने वाला पूंजी लाभ कर योग्य नहीं है। तो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कई बार ये जो संपत्ति नहीं है, जैसे गोल्ड बॉन्ड्स आ जाते हैं, तो इसकी तरह आपको ध्यान नहीं देना, इनको पूंजी संपत्ति नहीं माना गया तो इनके से होने वाला जो लाभ है पूंजी लाभ नहीं होगा। अच्छा, अब संपत्तियां जिन्हें पूंजी संपत्ति माना गया है, उक्त संपत्तियों को छोड़कर अन्य समस्त संपत्तियों को, चाहे वह चल हो अथवा अचल, दृश्य हो अथवा अदृश्य, पूंजी संपत्ति माना जाता है। सामान्यतः निम्न संपत्तियां पूंजी संपत्ति मानी जाती है। आप सुन लीजिए लिस्ट कौन कौन सी संपत्ति है। शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि, कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य सभी उपयोग की भूमि, भवन, व्यापारिक उपयोग की समस्त संपत्तियां, बहुमूल्य धातुएं, सोना चांदी प्लेटिनम आदि, बहुमूल्य पत्थर, हीरा पन्ना आदि, बहुमूल्य धातुओं से बने आभूषण, बर्तन आदि। अदृश्य संपत्तियां, व्यापार की ख्याति, कंपनी के अंश क्रय करने का अधिकार, मार्गों के परमिट, किराएदारी अधिकार, प्रबंध अधिकार, वस्तु निर्माण का अधिकार, खान संबंधी अधिकार, कृत्य संपत्ति अधिकार, व्यापारिक नाम उपयोग का अधिकार, साझेदारी फर्म में साझी का हिस्सा, इन सबको पूंजी संपत्ति माना गया है। प्राचीन वस्तुओं का संग्रह, चित्रकारी, मूर्तियां व अन्य कलाकृतियां। अब इसमें दूसरी जो बात आती है वो है पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर? ट्रांसफर का क्या अभिप्राय है? ट्रांसफर उसको हस्तांतरण माना जाए या न माना जाए? व्यवहार जिन्हें हस्तांतरण माना जाता है, आयकर अधिनियम की धारा 247 में पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण में निम्नलिखित शामिल है। क्या? संपत्ति का विक्रय, अदला बदली अथवा त्यागना, ये हस्तांतरण माना जाएगा। संपत्ति में अधिकारों का समाप्त होना, संपत्ति का किसी कानून के अंतर्गत अनिवार्य अधिग्रहण, संपत्ति को व्यापार के स्टॉक के रूप में परिवर्तित करना, संपत्ति का कब्जा देना, किसी संपत्ति के हस्तांतरण के अनुबंध के आंशिक क्रियान्वयन के अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यवहार जिसका प्रभाव किसी अचल संपत्ति के हस्तांतरण के रूप में हो अथवा अन्य व्यक्ति को उसके उपयोग योग्य बनाता हो, चाहे ऐसा एक सहकारी समिति की सदस्यता प्राप्त करके किसी कंपनी के अंश खरीदकर अथवा किसी अन्य व्यवस्था के कारण संभव हो। बीमित संपत्ति का नष्ट होना, यह भी हस्तांतरण की परिभाषा में। साझेदारी फर्म द्वारा साझियों को संपत्ति का वितरण, ये भी हस्तांतरण की परिभाषा में। साझियों द्वारा साझेदारी फर्म को संपत्ति का हस्तांतरण। सहकारी समिति, कंपनी तथा व्यक्तियों के समुदाय आदि की सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी संपत्ति का हस्तांतरण। एक मुश्त विक्रय, खान पट्टे को प्रीमियम पर प्रदान करना, जीरो कूपन बॉन्ड्स का शोधन। अब इसमें कुछ व्यवहार ऐसे हैं जिनको हस्तांतरण नहीं माना गया है। कौन सी चीजें? हिंदू परिवार के पूर्ण अथवा आंशिक विभाजन पर पूंजी संपत्ति का वितरण, ये हस्तांतरण की परिभाषा में नहीं है। और उपहार, वसीयत अथवा अखंडनीय ट्रस्ट के अंतर्गत पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण, ये भी हस्तांतरण की परिभाषा में नहीं है। कोई किसी को गिफ्ट देता है या कोई अपनी विल लिखता है, उसके अंतर्गत जो संपत्ति प्राप्त होती है तो वो हस्तांतरण की परिभाषा में नहीं है। यदि किसी कर्मचारी को अपनी नियोक्ता कंपनी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, केंद्रीय सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार अंश, ऋण पत्र, वारंट आदि का आवंटन किया है, वह ऐसे अंश आदि को कर्मचारी ने यदि किसी को उपहार में दिया है तो ऐसे उपहार को हस्तांतरण माना जाता है तथा हस्तांतरण के दिन का बाजार मूल्य एवं आवंटन राशि का अंतर पूंजी लाभ माना जाएगा।
तो अब इसमें क्या है कि ये मेन चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इनको आपको ध्यान रखना है और आपको अपनी बुक से जो मोटा मोटी पूंजी संपत्ति का अर्थ और हस्तांतरण का अर्थ है, इन्हें लमसम विस्तृत गहन अध्ययन करने के लिए आप क्या करेंगे, हस्तांतरण का मीनिंग है वो आपकी किताब में और बारीकी से पढ़ेंगे। तो अभी आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि पूंजी लाभ किसे कहते हैं। तो इसको समझने के लिए किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले लाभ को पूंजी लाभ कहते हैं। पूंजी संपत्ति में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये मैंने आपको व्याख्या की, और हस्तांतरण में कौन सी चीज़ आती है कौन सी नहीं आती है ये मैंने थोड़ा आपको संक्षेप में बताया। इसकी हस्तांतरण की विस्तृत व्याख्या आप अपने बुक में, चैप्टर में, टेक्स्ट बुक में अच्छी तरह से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से याद आए। तो आज का लेक्चर अपना इतना ही है। मैंने आपको इस चैप्टर की आज शुरुआत, इंट्रोडक्शन बताई है कि पूंजी लाभ क्या है और किस प्रकार से कौन सी चीज़ों का होना इसके लिए ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।